बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी को, जिसके अंदर हम बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली इवेंट्स क्या होते हैं, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशंस, वेरिएंस एंड मूवमेंट्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को स्टडी करेंगे। सो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट्स एन आउटकम दैट इज अननोन बिफोर द हैंड। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले जो आउटकम है वो आपको अननोन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डाई रोलिंग की एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करूँ और इसको मैं जब रोल करूँगा और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, लाइक जब मैं डाई रोल करूँगा उसके एक्सपेरिमेंट की, तब मुझे ऑब्जर्व होगी। सो जो रिजल्ट होगा मेरा डाई रोलिंग के दौरान वो मेरा आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक मेरे पास एक डाई है जिसकी पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक है, और मैंने डाई को रोल किया है। तो आई डोंट नो कि जब मैं डाई को मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ डाई रोलिंग का, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी। तो जब मैं डाई को रोल करूँगा तो देन मुझे जो रिजल्ट आएगा वो मेरी आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक मेरे पास 2 डिजिट जो है वो शो हुआ है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो इट मीन्स कि मेरी जो आउटकम है वो 2 है। सो सैम्पल स्पेस क्या हो रही है? सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम W कह रहे हैं, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं और उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो हमारी सैम्पल स्पेस के साथ डोनेट की जाती हैं। सेम अगर हम डाई रोलिंग की एग्जांपल को कंसीडर करें तो इस केस में हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब हम डाई रोलिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ हमें 1 मिलेगा आउटकम में, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, एंड अप टू 6। इसके अलावा कोई अदर आउटकम जो है हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान रिसीव नहीं होगी। इवेंट इवेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट्स अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे मेरे पास एक सैम्पल स्पेस यहाँ पे शो की हुई है, और इस सैम्पल स्पेस के अंदर मेरे पास 2 इवेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द इवेंट ए एंड सेकंड वन इज द इवेंट बी। इन दोनों की जो आउटकम है इवेंट ए और इवेंट बी की, वो मेरी सैम्पल स्पेस को बिलोंग कर रही है। इवेंट ए जो है इसको हम कह रहे हैं कि जो इवन नंबर है रोलिंग के दौरान, लाइक 2 4 6, ये मेरी सेट ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सेट बी है इसमें मेरे जो ओड नंबर है लाइक 1 3 एंड 5, वो मेरे सेट बी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो जब आप डाई को रोल करते हैं तो जो ए सबसेट है, लाइक अगर मेरे पास इवन नंबर आते हैं तो वो ए सबसेट को बिलोंग करेंगे, और ऑड नंबर आते हैं तो वो बी सबसेट को बिलोंग करेंगे। तो जो सबसेट होता है आपके सैम्पल स्पेस का, उसको हम इवेंट कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं प्रोबेबिलिटी की, और सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन कहते हैं, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइक इट्स द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल, जब मैं एक डाई को रोल करता हूँ तो मेरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है सैम्पल स्पेस की वो 6 है, और माइट भी पॉसिबल मेरे पास जो आउटकम अटर हुई है वो 5 आया, तो मेरे पास 1 से 6 की रेंज में 5 8 दफ़ा लाइट आ रहा है इस आउटकम में। तो 1/6 जो है ये मेरी इस सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप डाई रोल करते हैं और 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/6। So we can say is used when each outcome in a sample space is equally likely to occur। तो हर एक इवेंट के अटरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है सैम्पल स्पेस की वो इक्वल है। लाइक मेरे पास 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, 3 आने की, अप टू 6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वली लाइकली है। तो ये मेरे पास एक क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज द एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन
ऑब्जर्वेशंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उससे जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है उसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लाइक इसको हम इस तरह से कहते हैं, इट्स द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट दैट इज ई ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रैवल एजेंट है जिसके पास 50 रेजर्वेशन जो है वो परफॉर्म हुई है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास रेजर्वेशन की वो 50 है, जिसमें से 12 रेजर्वेशन जो है वो क्रूजाइन जो है क्रूजीन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इट मीन्स 12/50 इज इक्वल टू 0.24। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट रेजर्वेशन जो हो रही वो क्रूजीन की हो रही। And the last one is the subjective probability that is result from the intuition, educated guess and estimates, जो कि like a business analysis जो है वो predict कर रहा है कि probability of the certain union of going on a strike is 0.15 और you can say 15%। तो इस कोर्स में जो हमारा मेजर फोकस या कंसर्न रहेगा वो हमारा इस सेकंड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन पे रहेगा, दैट इज एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ द टू इवेंट्स फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। तो कोई भी इवेंट दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब वो एट सेम टाइम जो है वो अटर नहीं होंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस गिवन है और इसके अंदर मेरे पास दो इवेंट जो है वो अटर हुए हैं, डेट इज ए एंड द बी, और ये दोनों इवेंट मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनके दरमियान कोई भी इंटरेक्शन जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा। लाइक ए यूनियन बी अगर मैं इन दो इवेंट का लूँ, मीन द आउटकम इज बिलोंग टू द सैम्पल स्पेस, डिफाइन दैट जो आउटकम है वो ए को बिलोंग कर रही है और वो सबसेट बी को बिलोंग कर रही है। और अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं, सो आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज बिलोंग टू द सैम्पल स्पेस and given that the outcome is belong to subset of A as well as the subset of B. So even A and B are mutually exclusive, or you can say a disjoint only if A intersection B is equal to the empty set। तो यहाँ पे कोई intersection जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा। अगर इनके दरमियान intersection होगा और वो empty set है, देन जो आपके इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज आपके इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। सो द नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। लाइक आपके पास एक इवेंट है जिसको हम ए कह रहे हैं, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो रहा है, इज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन इवेंट ए। वो सब आउटकम्स जो आपके इवेंट ए के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी वो आपका उस सेट का कंप्लीमेंट होगा। उसको हम ए डैश के साथ डोनेट करते हैं और इसको हम रीड इस तरह से करते हैं ए प्राइम। सो वी नो दैट फ्रॉम द लिटरेचर प्रोबेबिलिटी जो है हमारी टोटल आउटकम की वो 1 होती है। सो जो इवेंट ए अटर हुआ है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटरिंग ऑफ इवेंट ए प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, मतलब वो सब आउटकम्स जो इवेंट ए में अटर नहीं हुई वो हमारी ए प्राइम कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट के अंदर रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो हम इस तरीके से अगर हमें ए भी डेफिनेट मतलब ए प्राइम अननोन है या ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अननोन है, तो हम इजीली इन फार्मूलाज के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो P है डेट इज जो यहाँ पे शो हो रहा है डेट इज असाइनमेंट ऑफ ईच इवेंट सेट। तो P जो लाइक प्रोबेबिलिटी जो है वो ईच इवेंट के सेट को जो आप असाइन करते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, और जिसके इंटरवल की रेंज जो है वो हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है। So for any event that A belong to a sample space, probability of A should be greater than is equal to 0 as well as less than is equal to 1. And the total probability of all the sample space is equal to always 1. So if we can say कि मेरे पास multiple subsets हैं like A1, A2, A3 up to AN, possibly infinite sequence of mutually exclusive event, then हम उनका probability of all the union of the subset, like this is actually representing the union and I is equal to 1। ai मतलब a1 a2 a3 a4 up to n तक जो यूनियन है उन सबको आप इस तरह से नोट डाउन करें, डेट इज द समीशन
of all the probabilities of subset AI. सो अगर हमारी इंटरसेक्शन यूनियन जो है ये हमने कैलकुलेट कर ली। अगर इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक ये मेरी सैम्पल स्पेस के अंदर यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो फैक्ट कर रहा है मेरी सैम्पल स्पेस में, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की यूनियन की वो किस तरह से निकालेंगे? सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए, probability of even b, and then हम माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सबसेट दैट इज ए एंड बी। इससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अटरिंग that is given that an other event has already been occurred, like the probability, हमने probability of A फाइंड करनी है और हमें पता है कि इवेंट B जो है वो ऑलरेडी अटर्ड हो चुका है। सो इसका फार्मूला जो है वो इस तरह से probability of A इंटरसेक्शन B, जो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, probability of A इंटरसेक्शन B ओवर probability of B। तो इससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है और ए गिवन है, तो तब आपके यहाँ डिनोमिनेटर में ए जो है वो आ जाएगा। सो लाइक हम टॉस करते हैं ए डाई को, और हमारे पास एक सेट ए है जिसकी सेट की वैल्यू 1 2 और 3 है, और सेट बी है जिसके अंदर हमारे पास 3 4 5 6 जो है वो अटर हुए हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट द इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अटर हो चुका है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास 4/6 है, दैट इज 1 2 3 4/6। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसमें से ये जो 3 है और ये 3 दोनों हमारे इस सेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 1। तो 1/6, और हमारे पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं डाई रोलिंग की सूरत में या टोस्ट की सूरत में 1 से 6 तक है, दैट्स वाई यहाँ पे टोटल 6 है। तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए की, और गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अटर 1/4। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर मेरे पास दो कार्ड्स हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है इन अ सीक्वेंस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेट 52 प्लेइंग कार्ड्स, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज अ ट्यू, like queen, and also given that the first card is king, so we know that the first card जो है वो king है, और सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि वो क्वीन जो है वो ऑटर हो रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो किंग जो है बेसिकली इसको हमने फाइंड करना है, क्वीन हमें पता है, लाइक फर्स्ट कार्ड जो है वो किंग है जो कि हमें गिवन है, और प्रोबेबिलिटी लाइक ए जो है ये किंग आ गया, एंड सेकंड कार्ड जो है वो हमारे पास क्वीन है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो फाइंड करनी है। तो 4 क्वीन होती है हमारी 52 प्लेइंग कार्ड में, तो ये 4 आ गया ओवर 51 इस वजह से क्योंकि ये पहली जो मेरी प्रोबेबिलिटी है कार्ड की वो ऑलरेडी अटकट हो चुकी है, मुझे पता है वो निकली, तो रिमेनिंग जो मेरे पास कार्ड बचेंगे वो 52 नहीं, वो 51 होंगे। So this one is actually representing the conditional probability that indicate that the probability of uttering the second card that is queen is 0.078। एक और एग्जांपल करते हैं। इस टेबल के अंदर मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के स्कोर जो है वो गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू लेवल एंड द नॉर्मल आईक्यू लेवल, और आल्सो वी नो दैट द जीन इज प्रेजेंट एंड जीन इज नॉट प्रेजेंट। तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चाइल्ड जिसका आईक्यू लेवल हाई है एज वेल एज वी नो दैट द चाइल्ड हैज़ द जेन। सो इट मीन्स कि जेन जो है वो हमें ऑलरेडी इवेंट जो है जीन का वो अटर हो चुका है। तो मेरे पास टोटल जो जीन की सम होगा स्टूडेंट्स से टोटल डेट इज 72, तो ये 72 आ गया, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें जीन्स अटर नहीं हुए। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि इवेंट जो है जीन का वो अटर हो चुका होगा, तो दैट्स वाई 72 हम कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में अंदर हमारे पास हाईएस्ट IQ लेवल का दैट इज 33, तो 33 ओवर 72 इज इक्वल टू 0.458। दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट।
Two events are independent when the occurrence of one of the event does not affect the probability of the occurrence of the other event. दो events जो हैं वो independent होंगे तब जब एक event के occurrence की जो probability है वो दूसरे के event के ऊपर affect नहीं करेगी. So we can say the two event A and B are independent when probability of B given A is equal to probability of B, or you can also say the probability of A given B is equal to probability of A. So we know that the events that are not independent, that are actually dependent. So if the events are dependent, तो उसको केस को क्या होगा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इट्स नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए देन व्हेन द ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट. फॉर एग्जांपल अगर इवेंट्स जो हैं आपके वो इंडिपेंडेंट है लाइक ए एंड बी जो हमारे पास इवेंट है, तो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ की जो वैल्यूज़ हैं आपकी बी की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स के इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे. तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है टॉइंग टॉस की, और उसकी जो आउटकम हमें मिलेगी डेट इज़ द हेड. माई लाइक हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, तो हमें जो आउटकम मिली है वो हेड है जिसको हम ए इवन कह रहे हैं. और हमने सेकंड जो है हमने डाई रोल की है, 6 साइडेड डाई रोल की है, और इसकी आउटकम में हमें 6 जो है वो अटर हुआ है डेट इज बी, इसको हम बी इवन कह रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फार्मूला देखा डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डेट इज 1/6, क्योंकि डाई रोलिंग की सूरत में हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है जिसमें से 6 जो है वो 8 दफ़ा अटर हुआ है. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आ गई. So the occurrence of A does not change the probability of occurrence of B so that the events are independent. अब जो कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी है उसने अफेक्ट नहीं किया हमारी जो डाई रोलिंग की प्रोबेबिलिटी थी, तो उसमें कोई चेंज है वो नहीं हुआ. इट मीन्स कि हमारे इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से ड्राइविंग ओवर 85 माइल्स पर आवर, इसको हम इवेंट ए कह रहे हैं. गेटिंग इन कार एक्सीडेंट, इसको हम इवेंट बी कह रहे हैं. तो अगर हमारी स्पीड कार की ज़्यादा होगी ड्राइविंग की, डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांस की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी. तो जो इवेंट ए है वो इवेंट बी के ऊपर अटर कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो इवेंट अटर हुआ है हमारा वो डिपेंडेंट टाइप ऑफ इवेंट है. नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल का हम इस तरह से कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द टू इवेंट्स ए एंड बी विल अकर इन अ सीक्वेंस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए dot probability of B given A. So if both events like A and B are independent in nature, then the rule is actually simplified to probability of A dot probability of B. As probability of B given A, जब ये event एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जैसा हमने पीछे प्रीवियस स्लाइड पे एग्जांपल को स्टडी किया, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस टर्म में लिख सकते हैं. सो वी कैन से द सिंप्लीफाइड रूल कैन बी स्टैंडिंग टू एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी इवेंट्स जो हैं वो अटर हो सकते हैं. ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें मेरे पास टू कार्ड जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. So we have to find the probability of selecting a king and then selecting a queen. तो मेरे पास probability of king आ जाएगी and second is probability of queen given king. तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है डेट इज 4/52. टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, और वी नो दैट वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ किंग एंड देन सिलेक्टिंग अ क्वीन. तो किंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले अटर हो चुकी हुई है, तो 4/52 करेंगे. अब जब ये एक कार्ड आपका ड्रा हो चुका हुआ है,
स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड में से डेट इज़ 52, तो रिमेनिंग जो कार्ड रह जाएंगे वो 51 है। सो 4 मेरे पास क्वीन होती हैं प्लेइंग कार्ड में, तो 4/51, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज़ representing that the probability of selecting a king and then a queen without replacement is about 0.006. एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें अ कॉइन इज टॉस एंड अ डाई इज रोल एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ हेड एंड देन रोलिंग अ सिक्स। सो द बोथ जो इवेंट्स हैं हमारे कॉइन टॉस के और डाई रोलिंग के वो इंडिपेंडेंट इन नेचर है। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन टॉस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है हमारे पास 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई रोलिंग जो है वो हमारे पास 1/6 है। सो कॉइन की प्रोबेबिलिटी भी आ रही और डाई रोलिंग की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे आ रही है हमारे पास। तो ये मेरे पास टोटल आंसर आ रही है डेट इज 0.083। So here is a quick summary of the probability what we did so far. क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन रूल्स एंड एडिशन रूल्स, और यहाँ पे उसको इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है और राइट साइड पे हमारे पास उनके जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं जस्ट टू रिव्यू। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि एसोसिएटेड होगी विद ईच आउटकम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आउटकम की वैल्यूज हैं वो सब आपकी इस रैंडम वेरिएबल x के साथ एसोसिएट होंगी। फॉर एग्जांपल यू कैन से अ रैंडम फंक्शन लाइक x इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैम्पल स्पेस टू r क्या हमारा जो सेट है दैट इज जो आउटकम्स आ रही है हमारी रैंडम वेरिएबल की इट्स बिलोंग टू आर जो हमारी एक रेंज है। सो लेट्स से कि हम यहाँ पे फ्लिप करते हैं कॉइन्स को 3 टाइम, तो मेरे पास जो सैम्पल स्पेस है दैट इज हेड हेड हेड। जब हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम टोस्ट किया और मतलब 3 टाइम हमने टोस्ट करना है ना एक एक्सपेरिमेंट को, तो माइट भी पॉसिबल है कि जब हम पहली दफ़ा टोस्ट करें तो हमें हेड मिले, सेकंड दफ़ा जब टोस्ट करें तब हेड मिले और जब थर्ड टाइम टोस्ट करें तो फिर हमें हेड मिले। तो ये 8 मेरा सेट की वैल्यू आ गई। सेकंड इट कैन बी पॉसिबल कि फर्स्ट 2 टाइम मुझे हेड आए और थर्ड टाइम जो है मेरे पास टेल आए। तो अप टू टेल 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 तक ये मेरे पास एक पूरा सैम्पल स्पेस जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करी डेट इज 2 रेज़ टू पावर 3 मीन टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास आउटकम्स होंगी इस सैम्पल स्पेस में वो 8 होंगी। सो वी हैव टू फाइंड द डिफाइन दैट द रैंडम वेरिएबल जो है वो हेड इन आउटकम्स। ठीक है, सो इफ हेड टेल हेड और यू कैन से टेल हेड हेड लाइक रैंडम आउटकम इज इक्वल टू 2, लाइक हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी 2 टाइम्स हेड जो है एक्सपेरिमेंट में अकर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी मीन रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास वो सबसेट की वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ से ड्राइव की हैं दैट इज हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। तो ये टोटल जो हमारी आउटकम्स हैं वो 3 हैं, तो टोटल 8 हमारे पास सेट की वैल्यूज हैं। तो 3/8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे हेड 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 है। सो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर जो होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ। सो वी एक्चुअली डिफाइन द रैंडम वेरिएबल बाय कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज आल्सो नोन एज CDF, और इसको हम कैपिटल F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज लेस देन इज इक्वल टू x स्मॉल x। अगर हम इसी फ्लेयर जो हमने कॉइन को फ्लिप किया था 3 टाइम उसको देखें और हमारी x जो है रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेट्स से कि हमारे पास 3 टाइम्स टेल अटर होता है और एक दफ़ा भी हेड अटर नहीं होता, तो मीन हमारी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दैट इज़ 0, मीन एक भी हेड जो है वो अटर नहीं हुआ तो 1/8। अगर मेरी एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 टाइम्स हेड अटर होगा तो मेरी
रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रही है, मीन कि मेरा हेड जो है वो 3 टाइम्स अटर हो रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान, क्योंकि हमने 3 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो डेट इज आल्सो 1 बाय, और ये इवन भी 8 दफ़ा ही अटर हो रहा, जैसा कि प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, एंड सेम हेड हेड टेल, एंड अप टू नेक्स्ट टेल हेड हेड। तो टोटल ये जो हमारे सैंपल सेट की वैल्यूज हैं वो 2 raised to power 3 मीन 8 होंगी। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि 8 टाइम हेड अटर होगा, तो वो टोटल हमारे 3 आउटकम्स बनेंगे, जिसमें से 8 टाइम्स लाइक हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। तो ये 3 हमारे पास आउटकम्स ऐसी बनेंगी जिसमें 8 दफ़ा हेड अटर, मीन 3/8। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइम्स हेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, लाइक टेल हेड हेड, सॉरी हेड टेल हेड 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 टेल। तो ये 3 हमारे पास आउटकम्स हैं, तो 3/8। तो इन सब आउटकम्स को यहाँ पे हमने एक्चुअली ड्रा किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट हमारी आउटकम की वैल्यू है 1/8, तो ये 1/8 यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें 8 टाइम हमारे पास हेड जो है वो अटर नहीं हो रहा, लाइक टेल जो है वो अटर हो रही, 0 जो प्रोबेबिलिटी है ये वैल्यू आ रही। 1 टाइम हेड अटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8 प्लस 1/8, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देन H2 के ऊपर आप देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड देन ये आपके पास हेड की जो 3 हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट है। तो ये जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ये सब टोटल जो एरिया इसमें कवर हो रहा है आपका वो 1 हो रहा, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट्स नॉट अ डिक्रीजिंग फंक्शन। हमेशा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एफ एक्स के साथ हमने डोनेट किया। और इस टर्म पे लाइक -∞to 0 इसकी वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारी हेड या टेल जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो दैट्स वाई ये आपका फंक्शन जो है इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो रैंडम वेरिएबल की रेंज है वो हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी तक है। इसमें इंटरवल जो है हमारे पास वो पॉसिबल आउटकम जो है वो 1 से 6 तक की है ड्रॉइंग की सूरत में। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो टोटल हमारे पास 8 जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है एक्सपेरिमेंट की, और जिसमें से हेड के आने की फ्रीक्वेंसी या तो नहीं हेड अटेड हो सकता, या 8 टाइम हेड आ सकता है, या 2 टाइम आ सकता है, या 3 टाइम आ सकता है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट 3 टाइम परफॉर्म करना है। ओके, सो रैंडम वेरिएबल जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। लेट्स डिस्कस फर्स्ट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट हैज़ अ फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन बी लिस्टेड। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेंज है इंटरवल की 0 to 4 6, तो मेरे पास जो आउटकम आ सकती है वो 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो जो एच जिसको हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं, इट्स एक्चुअली डिस्क्रीट इन नेचर, एंड द number of possible values of that random variable x is actually finite, or you can say countably infinite. For example, considering a job arriving at a job shop, तो यहाँ तो जॉब अटर हो रही या फिर जॉब अटर नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो रही या वो 0 हो रही, लाइक जॉब कोई भी अटर नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या फिर अटर हो रही है। अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करें, तो एक्स जो है वो हमारा नंबर ऑफ जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अराइव हो रही है ईच वीक एट द जॉब शॉप। तो पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी हमारी एक्स रेंज ऑफ सैंपल स्पेस की, दैट इज मीन 0 जॉब अटर नहीं हो रही, 1 जॉब आ सकती है, 2 आ सकती है, अप टू इंफिनिटी। और पी एस आई जो प्रोबेबिलिटी हो रही है हमारी रैंडम वेरिएबल की, दैट इज एच आई के साथ हम उसको डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच आई। और ये जो एच आई है इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल फॉर ऑल द आई वैल्यू, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो सबमिशन हो रहा हमारी इन सब प्रोबेबिलिटीज का जो बटनिंग का वो 1 होगा। सो द कलेक्शन ऑफ पेयर एच आई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई satisfied that the I is equal to 1 2 to up to infinity is called the probability distribution of random variable of x, and phi is called the probability mass function or PMF of that random variable.
तो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन के एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा उसी एग्जांपल को आप एक्सपेंड करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हमने डिफाइन किया कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल है इसके अंदर जो स्पॉट ऑन द अप फेस ऑफ द डाई आफ्टर टॉसिंग को हम एक्स डिफाइन कर रहे हैं, और जो आउटकम हमारे पास जब डाई को टॉस करेंगे या 1 होगा या 2 शो हो रहे फेस या 3 डॉट शो हो रहे या 4 5 या 6, इससे ज़्यादा कोई और डॉट्स जो है हमें डाई डॉसिंग के दौरान शो नहीं होंगे। हमारे पास 6 साइडेड जो है वो डाई है। सो नाउ वी अज्यूम दैट द डाई इज लोडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन फेस लैंड्स अप, जब जो प्रोबेबिलिटी है उस फेस की जो आपकी लैंड्स थ्रो करने की सूरत में अप हो रही, इट्स एक्चुअली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ स्पॉट शोइंग। जो नंबर ऑफ स्पॉट शोइंग जो होंगे उसके वो प्रोपोर्शनल होगी। तो लाइक ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल 1 स्पॉट शो हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 6। और अगर आप इन सबको सम करें 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 21। हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो टोटल फ्रीक्वेंसी और जो आपके पास डॉट शोइंग की फ्रीक्वेंसी 1/21, 2/21, 3/21 एम टू सो ऑन, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे हम इनका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन ड्रा करते हैं जो कि यहाँ पे हर एक डॉट्स पॉइंट के लिए यहाँ पे शो किया गया है। सो नाउ कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग सिंगल डाई। हमारे पास एक सिंगल डाई है। सो द कंडीशन स्टेटेड अर्लियर एज द प्रीवियस स्लाइड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई should always equal to or greater than 0 and must satisfy that the I is equal to 1 to up to 6 and the summation of all the probabilities of xi is equal to 1। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर आपको ये वैल्यू जो है वो शो की जा रही है कि हर एक इंडिकेशन मतलब जो हर एक डाई रोलिंग के दौरान जो आउटकम आ रही है 1/21, ये 1/21 8 स्कोर की प्रोबेबिलिटी शो की गई है। यहाँ पे 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 3 4 5 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी शो की है। दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन फॉर लोडिंग आर डाई केस। तो ये जो हमारी कर्व बन रही है हमारी प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस जो सेकंड टाइप है रैंडम वेरिएबल की, सो इट मींस इट हैज़ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन। तो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स इस इंटरवल के दौरान रिप्रेजेंट की जा रही है वो अनकाउंटेबल है, तो हमारे पास कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा। और इसमें जो एक्स है लाइक ये हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इफ़ the range space Rx is an interval और a collection of interval। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल लाई कर रहा है, लेट्स से हमने ए से बी डिफाइन किया है इस ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसकी जो लिमिट की वैल्यूज होंगी वो हमारी ए से बी तक होंगी। लाइक जो रैंडम वेरिएबल अटर होगा वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो आपका इसी के अंदर ही लाई करेगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। अगर वो इससे बाहर लाई कर रहा होगा तो डेफिनेटली वो हम कंसीडर नहीं करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होगी। सो प्रोबेबिलिटी जो एरिया अंडर द कर्व होगा हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो डेफिनेटली 1 होगा क्योंकि समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। और अगर कोई रैंडम वेरिएबल इस रेंज में लाई नहीं करेगा, आउटसाइड कहीं लाई करेगा, तो डेफिनेटली वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारा रैंडम वेरिएबल अटर होगा इट माइट बी पॉसिबल कि वो इस ए के ऊपर अटर हो या ए से बड़ा हो, और उसके साथ साथ वो बी पे अटर हो या बी से छोटा हो। इट माइट बी पॉसिबल कि वो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो लेकिन ए और बी के ऊपर अटर ना हो, जिसको यहाँ पे इस कंडीशन के थ्रू स्टेट किया गया लाइक एक्स रैंडम वेरिएबल greater than is equal to a and less than is equal to b, so we can say a random variable can be greater than a as well as less than is equal to b, or it can be greater than is equal to a or less than b, or it can be greater than a or less than b। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेंसिटी फंक्शन जो है वो हम इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की सूरत में लेट्स से कि ये मेरे पास एक फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है पीडीएफ है जिसके अंदर ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रेंज है जो हमारे लिए इंटरेस्टेड है हमारी स्टडी में। एक्स एट उसकी रेंज और एक्स प्लस डेल्टा एच उसकी
सेकंड रेंज को डिफाइन कर रही है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इसका जो एरिया होगा वो हम जो डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी मतलब एक इंस्पेक्शन डिवाइस है जिसकी लाइफ जो है वो गिवन है और बाय द एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप कह सकते हैं, और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। तो हमें पता है कि x हैज़ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 2 years और वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिवाइस लाइफ इज बिटवीन 2 and 3 years। तो ये हमने डिवाइस की जो लाइफ है वो बतानी है और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो मीन है हमारा उसकी डिवाइस का वो 2 year है। तो हमने बताना है कि कितने परसेंट चांस है कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो डिवाइस की लाइफ है इज बिटवीन 2 to 3 year। लाइक ये अगर 2 year उसकी लाइफ है मीन और ये 3 है, तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि हमारी इंस्पेक्शन डिवाइस की जो वैल्यूज़ हैं वो इस रेंज में लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2 से 3 रेंज के साथ। ये हमारी इंटरवल की रेंज आ गई, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, इसको इन टर्म्स ऑफ डी एस हमने इंटीग्रेट किया। देन हम सब्सिट्यूट कर देंगे एक्स टी वैल्यूज, तो डेट इज 3 and 2, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो एक और सिंपल सी एक्टिविटी है लाइक द आप डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू डेफिनेटली योर कार, तो ऑन द टेंड ऑफ द डेस्क जो डिस्टेंस आपका कवर्ड होगा, अगर वो फ्यूल आपका जो है वो एंड हो जाता है, तो जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे फ्रॉम योर कार, वो आपके पास एक कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल होगा, डेट इज अ मेजरमेंट दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास 2.1, 2.2, लाइक 3.1, 5.2 किलोमीटर, इस तरह से हो सकता है मेजर। सेम अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टेटिस्टिक्स क्लास को देखें, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे एज हम उनको काउंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन और CDF, इसको हमने थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे भी डिस्कस किया। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए हम CDF को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम डोनेट करते हैं FH के साथ, कैपिटल F के साथ डोनेट किया जाता है। अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल होंगे तो हम क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एच आई रैंडम वेरिएबल्स, तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा डेफिनेटली वो 1 के बराबर होगा। ये हमारा डिस्क्रीट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास एक्स कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से अप टू एक्स, जो हमारी रेंज जो है अल्टीमेटली गिवन होगी हमारे इंटरवल की, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी यहाँ से कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए हम CDF जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक के जो f है, जो CDF को आप f के साथ रिप्रेजेंट करें, ये सब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। सो इफ़ a इज़ लेस देन b, लाइक अगर एक इवन जो रैंडम वेरिएबल a है और एक रैंडम वेरिएबल b है, इट्स लेस देन b, देन यू हैव टू फाइंड द fa एज वेल एज द लेस देन इज इक्वल टू fb। So we can say a probability question about x random variable that be answered in term of the CDF. So if random variable is greater than a but less than is equal to b, so we have to find the probability of b. Then we can subtract this probability to probability of a. तो मेरे पास for all a is less than b की probability जो है उस random variable की वो अटर हो जाएगी, और जो मेरी लिमिट है वो डेफिनेटली एक्स जो है वो बिलोंग टू इन्फिनिटी और जो एक्स है वो बिलोंग्स टू माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाई करेगी, तो माइनस इन्फिनिटी तो अप्रोच करने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 है, और अपर साइड जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास 1 है, तो टोटल जो एरिया होगा आपका वो 1 ही होगा। तो उसी डाइटोसिन की एग्जांपल को डिस्क्रीट फंक्शन के अंदर जो हमने स्टडी किया था और उसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ड्रा किया था, अब हम उसका CDF जो है लोडेड डाई का वो ड्रा करेंगे। तो मेरे पास जो रेंज है इंटरवल की वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो हम इसको इंटरवल में डिफाइन कर देते हैं स्मॉल इंटरवल, क्योंकि हमारे पास जो केस है वो डिस्क्रीट इन नेचर है डाइटोसिन का। तो माइनस इन्फिनिटी से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, ये हमारे पास सारी एच की पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं जो कि यहाँ पे शो की जा रही हैं रेंज में। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज आ रही हैं, लाइक जब मेरे पास इंटरवल यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1 के दरमियान है तो इसकी कोई भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि डाइटोसिन में कोई भी वैल्यू आउटी नेगेटिव नहीं आ रही, तो वो 0 है।
वन आने की प्रोबेबिलिटी डाई टॉस करने की डेट इज 1/21। 21 टोटल हमारे पास रिटर्न और वन उसके अंदर 8 अटरेंस हुई है, तो 1/21। सेकंड टू की प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमने प्रीवियस टेबल में ड्राइव की थी, डेट इज 2/21। इसके अंदर आप प्लस कर देंगे 1/21, तो आंसर आ जाएगा 3/21। ये 3/21 के अगेंस्ट मेरा ये स्टेप फंक्शन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट, इसको हम स्टेप फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये CDF को रिप्रेजेंट किया और इसका इंक्रीजिंग फंक्शन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सेम यहाँ पे मेरे पास हर टर्म्स के लिए प्रोबेबिलिटीज की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज जो है यहाँ पे शो, जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करें ओवर द रेंज A to P. So the CDF for this example is showing graphically in the figure. Okay, so if is a discrete random variable with possible outcomes of x1, x2 up to infinity, so x1 is less than or equal to x2 and x2 is greater than x1. Similarly, s3 is greater than s2 and s2 is less than s3 and so on. So CDF is actually a step function. जैसा कि आपको previous case में ग्राफ में शो हो रहा था. So the value of CDF constant interval is hi minus 1 over hi. तो जो इंटरवल आप ले रहे हैं वो आप इस तरह से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. सो देन टेक्स अ स्टेप और अ जंप एज साइज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई, जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जंप जो है इसकी बात की जा रही है. ओके, तो अब हमें कंटिन्यूस फंक्शन के लिए एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं सी डी एफ की. हमारे पास अगेन इंस्पेक्शन डिवाइस है जो हमने प्रीवियस स्टेज पढ़ा था, और इसकी जब हमने इंटीग्रेशन टी 0 to h, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आ रही फंक्शन की सी डी एफ की. तो हमने अब बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द डिवाइस लास्ट फॉर लेस देन 2 ईयर, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, ये इसकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है. यहाँ पे ये 2 लेट से लाइट है, तो हमने एरिया जो बताना है वो ये वाला कैलकुलेट करना है. मीन द डिवाइस लाइफ इज लेस देन 2 ईयर, तो सिंपल ये हमारे पास डेफिनेटली जीरो है. तो एच जो है रैंडम वेरिएबल जो अटर होगा, इट शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो कि हमने प्रीवियस फार्मूला डिस्कस किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइस की प्रोबेबिलिटी की, उसकी लाइफ जो है लेस देन 2 ईयर होगी. एंड नाउ सेकंड पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज लास्ट बिटवीन 2 and 3 ईयर. अब जो हमारे पास केस है वो ये वाला केस है, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि कितने परसेंट चांस है कि जो इंस्पेक्शन डिवाइस की लाइफ है वो बिटवीन 2 to 3 ईयर लाई करेगी. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. इस 3 के अंदर जो हमारा रेंज जो कवर हो रही है वो सारी ये वाली वैल्यूज आ रही है, 2 में ये वाली आ रही है. तो इस लार्ज वैल्यू में से स्मॉल को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस रेंज की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, डेट इज 0.145. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इज that the expectations of a random variable, like if x is a random variable or it could be a y, it could be a z, so the expected value of x denoted by the EH for discrete and continuous type of random variable, and it is defined as follow. For if the x is actually the discrete random variable, then you have to multiply each value of random variable to the probabilities of that random variable. So उसके बाद हम उन सब का सम कर लें तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी. एंड फॉर द केस ऑफ कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रैंडम वेरिएबल एस के साथ, और जो इसकी रेंज है उसके ऊपर हम इंटीग्रेट करते हुए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मीन भी कह रहे होते हैं लाइक म्यू, और इसको हम फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एक्स जो है वो भी कहते हैं. सो अगर आपने फाइंड आउट करना है सेकंड मूवमेंट या थर्ड मूवमेंट, तो उसमें क्या होगा, सिंपल जो एक्स आई जो आपका रैंडम वेरिएबल था या एक्स, इसके ऊपर आपने एन जो है ये वैल्यू डिफाइन कर देनी. लाइक अगर आप सेकंड मूवमेंट निकाल रहे हैं तो एक्स आई की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए भी यहाँ पे 2 लग देंगे. रिमेनिंग फंक्शन जब वो आपका सेम रहेगा, जो कि बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी को मैयर करता है. नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस. वेरिएंस को हम वी एस के साथ डोनेट करते हैं और इसको हम सिग्मा स्टेट भी कह सकते हैं. और वेरिएंस का जो फार्मूला है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी
लिख सकते हैं। सेम हम वेरिएंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक वेरिएंस जो है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर भी है। अगर आप इस फार्मूले को, मतलब इस टेल को जब ओपन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, सिंपल लीनियर अलजेब्रा है यहाँ पे, जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे इन इक्वेशंस को, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सो एक्चुअली वेरिएंस क्या कह रहा है, इट्स अ मेजर ऑफ द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स अराउंड द मीन। तो जो आपके रैंडम वेरिएबल एक्स अकर हो रहे हैं, उसकी जो मीन के अराउंड वेरिएशन है, जो स्प्रेड है, उसके लिए हम वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाह रहे हैं, दैट इज सिग्मा, और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर रूट ले लेंगे वेरिएंस का, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ये हमारी मीन वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एस जो है आ जाएगी। ये दोनों हमारी सेम यूनिट के अंदर रिपोर्ट होती हैं, जबकि वेरिएंस जो है हमारी सेम यूनिट में रिपोर्ट नहीं होती। इसका स्क्वायर हो रहा है आपका, बेसिकली स्क्वायर का इसमें। एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, जिसमें मीन और वेरिएंस हमने कैलकुलेट करनी है डाई टॉस एक्सपेरिमेंट की, जो कि हमने प्रीवियसली एग्जांपल 1 के अंदर कंप्यूट की थी, और डाई रोलिंग के अंदर ये हमारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज थी जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करके हैं। इसको हमने सिंपल फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई कर देना है ईच आउटकम जो है रैंडम वेरिएबल की x1 x2 x3 के साथ, दैट इज 1 2 3 अप टू 6। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दैट इज 4.33। देन हमने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, तो वेरिएंस का फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे जो हमारी टर्म्स है एस टी सिंपल यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे इनका, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी जी। तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, दैट इज 21। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दी, लिख दी। सेकंड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये जो मेरी वैल्यू है दैट इज 4.33, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो ये मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ रही 2.22, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1.49। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यूस एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है फॉर द लाइफ ऑफ द डिवाइस एज डिस्क्राइब और डिस्कस इन एग्जांपल 2 इन द प्रीवियस स्लाइड। तो ये मेरे पास पीडीएफ फंक्शन था जिसकी रेंज 0 से इन्फिनिट तक गिवन है, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट जो है पीडीएफ हमने बाइट ले लिया। तो सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हम इसको जब रिजोल्व करेंगे, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू की, दैट इज 2 ईयर्स। और जब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे एक्स का जो फंक्शन है वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम इसको रिजोल्व करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन सिंपल, और ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएंस के लिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई, और ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिकल मॉडल है, लाइक जो हम इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे, लाइक स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट आर अप्रोप्रिएट टू सम एप्लीकेशन एरियाज आर प्रेजेंटेड हेयर, लाइक क्वीन सिस्टम, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन सिस्टम, रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एंड लिमिटेड डाटा। तो जो ट्विन सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारे पास नॉर्मली जो इंटर अराइवल और सर्विस टाइम जो है वो पैटर्न जो है बन रहा होता है, जिसके हमें प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी होती हैं। तो लाइक अगर मेरा सर्विस टाइम जो है कम्प्लीटली रैंडम है, तो वी कैन से कि जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही। फर्दर इन डिस्ट्रीब्यूशंस की डिटेल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉडलिंग द इनपुट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर हम पढ़ेंगे, और किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं देन उनकी मॉडलिंग करेंगे। तो पहले हम सिलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी है, डिस्क्रीट कौन कौन सी हैं, कंटिन्यूस कौन कौन सी हैं, देन हम उनकी मॉडलिंग करके डिफरेंट जो एस्टिमेशन और उनकी टेस्टिंग है वो हम आगे परफॉर्म करेंगे फ्यूचर लेसन के अंदर। नेक्स्ट है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फेयरली कांस्टेंट है और यू कैन से सम रैंडम वेरिएबिलिटी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो योर डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी ट्रंकेटेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट विद रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू जो है इसमें लाइक आ रही होती है। देन गैमा और वेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लाइक मोर जनरल देन द एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस की ही फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, लाइक गैमा एंड वेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन का केस, जिसके अंदर इन्वेंट्री, अगर आप रियलिस्टिक इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन सिस्टम की बात करें, तो देर आर एटलीस्ट 3 रैंडम वेरिएबल जो हमारे इन सिस्टम में होते हैं, लाइक द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडिंग पर ऑर्डर और द पर टाइम पीरियड।
ऑर्डर कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स का, यहाँ कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, या टाइम बिटवीन द डिमांड क्या है, और द लीड टाइम। तो ये थ्री मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपके रैंडम वेरिएबल जो है इस तरह के सिस्टम में अकर होते हैं। तो इनकी जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है ऑन सम लिटरेचर सजेस्टेड दैट इज द स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर द लीड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी टू गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसकी टेस्टिंग और सब चीज़ें आगे चल के पढ़ेंगे, भी सिर्फ एक आपको बेसिक ओवरव्यू जो है वो दिया जा रहा है। सो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स मॉडल फॉर डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप लॉन्ग टेल आपको इंटरेस्टिंग है देन द पॉइजन। सो द मोर लार्ज डिमांड जो है आपकी इसके अंदर अटर होगी। सो स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, दैट इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एट लीस्ट वन डिमांड हैज अटर्ड। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है दैट इज रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, लाइक टाइम टू फेलियर, फेलियर कब ऑर्डर हो रहा, वो रैंडम है, प्योरली रैंडम है तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, गैमा, वेबुल, नॉर्मल। तो ये पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं इस टाइप के सिस्टम्स के अंदर। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइप ऑफ डाटा जो है वो ड्रिवन है, सो सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ डाटा आपके पास एट स्टार्ट कम होता है, जैसे अमाउंट तक अभी आप कलेक्शन की स्टेजेस में होते हैं। तो हम थ्री ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो इनकम्प्लीट और लिमिटेड डाटा की सूरत में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म, ट्राईएंगुलर और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। So the uniform distribution can be used when the inter-arrival or service time is known to be random, but no information is immediately available after about the distribution। तो उस सूरत में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, और माइट भी हम ट्राई डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं वैन हम अजम्पशन मेड करना चाह रहे हैं, लाइक मिनिमम, मैक्सिमम और मॉडल की वैल्यूज के ऊपर रैंडम वेरिएबल्स के साथ। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें प्रोवाइड करती है वेराइटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑन द यूनिट इंटरवल once that with appropriate modification can be shifted to any desired interval। तो बेसिकली अगर डाटा आपके पास लिमिटेड है या इनकम्प्लीट है तो आप इन डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू इनको यूज करते हुए मॉडल कर सकते हैं, और देन लेटर ऑन आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे जैसे आपका डाटा सेट जो है वो अपडेट होता रहेगा। सब अदर एरियाज भी हैं लाइक बर्नोमली, बाइनोमियल, हाइपो एक्सपोनेंशियल, इन डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अभी तक हमने जो बात की है वो सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात की है, बट माइट भी पॉसिबल कि आप दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल जो है वो आपके सिमुलेटेड सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हो, लाइक थिंक लाइक द हाइट एंड द वेट। और हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो, और माइट भी पॉसिबल कि वो इंडिपेंडेंट भी हो, जो कि हम लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे। सो फार वी हैव ओनली looked at the one random variable at a time, so but they can come up in the pairs like triples, tuples and so on, forming the jointly distributed random variables और random vectors इनको आप कहते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, तो जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रैंडम वेरिएबल जो है, लाइक दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल हमारे सिस्टम के अंदर फैक्टर हैं, लाइक टाइप्स ऑफ पार्ट्स, प्योरिटी लेवल, सर्विस टाइम। तो ये सब हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं जो हमारे सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं की बेसिस पे जो आउटकम हो रही है हमारी इन प्रोसेस की उन एग्जिस्टिंग पार्ट्स की बेसिस पे वो भी मल्टीपल हो सकती हैं। सो द वन सेंट्रल इशू इज वेदर द इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और ईच अदर आर रिलेटेड। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक रैंडम वेरिएबल उस लाइक टाइप्स ऑफ पार्ट्स और सर्विस टाइम के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। लाइक कोई है कि मेरा अगर टाइप ऑफ पार्ट वन है तो मेरा सर्विस टाइम जो है वो 3 मिनट्स हो रहा, अगर मेरा टाइप ऑफ पार्ट टू है तो सर्विस टाइम माइट भी 4 मिनट्स हो। तो जो मेरा सर्विस टाइम है वो मेरे पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट हो सकता है। माइट भी पॉसिबल कि जो मेरा सर्विस टाइम है वो इन पार्ट्स की क्यू की प्रायोरिटी के साथ अफेक्ट ना हो रहा हो, तो वो डिपेंडेंट नहीं हो रहा, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो इसको हम किस तरह से देखते हैं, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन किस तरह से है कि अगर आपके पास ज्वाइंटली CDF फंक्शन जो है रैंडम वेरिएबल लेट्स से एक्स एंड वाई का, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू probability of x random variable is less than or equal to x and y random variable is less than or equal to y for all x and y values। So if the case is discrete in nature, then your joint PMF of x and y is given that is f x comma y is equal to probability of x is equal to x comma y is equal to y। सेम यहाँ पे हम समीशन जो है करेंगे x और y की,
और इनका जो सम हो रहा है वो 1 के बराबर है। बिल्कुल जैसे हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर 8 रैंडम वेरिएबल के लिए सबमिशन की थी, सेम वही चीज़ है। फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ पे अब हम वाई जो रैंडम वेरिएबल जो है उसको भी साथ में सम करेंगे। देन अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल जो कंटिन्यूस इन नेचर है, सो द जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये एफ एक्स जो है वाई जो इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन की, जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई, तो ये दोनों रेंज एक्स और वाई दोनों रैंडम वेरिएबल के लिए इंटीग्रल की वैल्यू आ रही, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स और डी वाई के साथ, तो इसका भी एरिया जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होगा। सो अब जब हम दो रैंडम वेरिएबल्स की बात करें तो माइट भी पॉसिबल कि हम सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल की आउटपुट के साथ इंटरेस्टेड हो, लाइक x1 और x2 मेरे दो रैंडम वेरिएबल है, मुझे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास x और y दो रैंडम वेरिएबल है, मुझे x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और द मार्जिनल CDF ऑफ x रैंडम वेरिएबल इज इंडिकेटेड एज एफ एक्स कोमा वाई infinite. So we use the h substance to remind us that is just for the CDF of h जो यहाँ पे शो की गई है बाय इटसेल्फ। सेम जो हमने यहाँ पे h के लिए CDF का फंक्शन लिखा है, सेम हमारे पास यहाँ पे y के लिए जो कि इन्फिनिट से y तक होगा। सो डिस्क्रीट इन नेचर जो PMF हमारे पास फंक्शन है उसमें h रैंडम वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज एफ एच ऑफ सबस्टेट ऑफ h टाइम्स h। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबमिशन कर लेंगे अपने y रैंडम वेरिएबल की, लाइक मेरे पास x और y दो रैंडम वेरिएबल, या आप कह सकते हैं x1 और x2 रैंडम वेरिएबल है, तो हम एक रैंडम वेरिएबल को फाइंड कर लेंगे, उनको सम कर लेंगे, तो रिमेनिंग जो दूसरा रैंडम वेरिएबल वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे x फाइंड करना है तो y की वैल्यूज को आपने सम करना है। जब आपने y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो फिर आपने h की वैल्यू के फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उनको आपने सम करना है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरे पास एक टेबल है जिसमें ज्वाइंट PMF की वैल्यू जो है x और y के लिए यहाँ पे इंडिकेट की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास x रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2, 3 एंड 4 है, एंड y के लिए 4 एंड 6 है। तो मेरे पास जब आपने x फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन y की वैल्यूज़ को, जो मेरी y 4 और 6 के अगेंस्ट ये मेरे जो कॉलम है, इन वैल्यूज़ को सम करूँगा, तो मेरे पास इन y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, डेट इज़ 0.4, 0.4 एंड 0.2, तो ये मेरे पास टोटल आंसर 1 आ गई। जब मुझे x फाइंड आउट करना है तो मुझे y की वैल्यूज लेनी है, और जब मुझे y फाइंड आउट करना है तो मुझे h की वैल्यूज को सम करना है, डेट इज 0.3, 0.2, 0.1, तो ये 0.6 और 0.4 अगेन 1। इस तरीके से हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिस्क्रीट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। और अगर आपके पास कंटिन्यूस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो अगेन जैसे हमारे पास डिस्क्रीट के लिए फंक्शन था, उसी तरह से हमारे पास एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल के लिए कंटिन्यूस के लिए भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा हम प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब जो इंटीग्रल की रेंज हो रही है वो उस वाई रैंडम वेरिएबल की फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे एक्स को, तो एक्स फाइंड आउट करना है तो इन टर्म्स ऑफ वाई हमने इंटीग्रेट करना है, और वाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो इन टर्म ऑफ एक्स जो है आपने इंटीग्रेट करना है, जैसा प्रीवियसली हमने डिस्कस किया। सो सपोज दैट द ज्वाइंट पीडीएफ जो है हमारे पास एक्स वाई रैंडम वेरिएबल का जो फंक्शन है पीडीएफ का, वो ये गिवन है हमें, और इसकी जो रेंज है हमारे पास, जो इंटरवल है, दैट इज y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h स्टेट एंड लेस देन इज इक्वल टू 1। तो अब हम सबसे पहले h के अलोन अपना मार्जिनल पीडीएफ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इंटरवल आ गया, तो रेंज की वैल्यू जो है y के लिए आ जाएगी h स्केयर टू 1, ये मेरी h स्केयर टू 1 इंटरवल की रेंज की वैल्यू आ गई। ये मेरा फंक्शन आ गया जिसको हमने इन टर्म्स ऑफ dy जो है वो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया, वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, और ये उसकी रेंज को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है एच की। अब जब हमने y मार्जिनल फंक्शन जो सेटिंग रैंडम वेरिएबल है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम इन टर्म्स ऑफ h से इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसकी जो वैल्यूज होंगी h के लिए, यहाँ पे चूंकि h स्केयर है हमारे पास, तो ये हमारे पास स्केयर रूट ऑफ y हो जाएगा, और माइनस क्योंकि हमारी नेगेटिव से प्लस तक जा रही है, तो नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ y टू स्केयर रूट ऑफ y, तो ये मेरे पास h को हमने जब स्केयर रूट यहाँ 2 स्केयर है, इसका h स्केयर है, तो ये 2 कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए
जो वैल्यूज़ हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारे वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। लाइक को वेरिएंस या को रिलेशन के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल जो है रैंडम वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई वेरिएंट इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सो द covariance between the x and y is given that ये हमारे पास इसका फार्मूला है, that is expected value of x minus expected value of x times y minus expected value of y, क्योंकि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है x y, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं expected value of x y minus expected value of x times expected value of y. So note that the variance is actually equal to the covariance. वेरिएंस का फार्मूला बन गया ना हमारा, और अगर हम इसके अंदर एक्स पुट करते जाएं तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए, तो ये एक्चुअली को वेरिएंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे of x and y. So the theorem is if x and y are independent random variables then the covariance is equal to 0. अगर random variable independent है, दोनों random variable या दो से ज़्यादा जितने भी आपके पास random variable हैं आपके सिस्टम के मुताबिक, तो वो अगर उनकी कोवेरियंस की वैल्यू जीरो आती है तो इट मीन्स कि उनमें कोई भी डिपेंडेंसी का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहे। So the if the covariance is zero doesn't mean the x and y are independent. अगर covariance की वैल्यू जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि x and y जो है वो इंडिपेंडेंट है। x एंड y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे अगर कोवेरियंस की वैल्यू जीरो है, बट इट डजेंट मीन कि अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई है तो हमारे x और y जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का जिसकी रेंज की वैल्यू -1 से 1 गिवन है, और सेकंड जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो द x एंड y आर क्लियरली डिपेंडेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। तो हम इसकी जब कोवेरियंस निकालेंगे इस फार्मूले के अंदर जब सब्सिट्यूट की हमने यहाँ वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि y जो है x स्क्वायर है, तो ये y x स्क्वायर x क्यूब हो गया, यहाँ पे x क्यूब आ गया और ये x x स्क्वायर हो गया। जब हमने इसको निकाला तो एक्सपेक्टेड वैल्यू x क्यूब हो गया। इसके अंदर हम इस फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं। अब हमने चूंकि y निकाला है तो इन टर्म ऑफ x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जब इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो आ गई, तो इट मीन्स कि ये कोवेरियंस इनकी जीरो है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया जा रहा है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन x एंड y जो कोवेरियंस है वो जीरो होगी। इट डजेंट मीन that covariance is zero so that the x and y are independent. x and y जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये इसका मतलब नहीं है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हमने एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस किया। ओके, सो अगर तो कोवेरियंस की वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो के तो इट मीन्स वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और अगर लेस देन है जीरो तो इट मीन्स कि वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो कोवेरियंस मेजर द लीनियर डिपेंडेंस बट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स। तो जो कोवेरियंस है वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। टू डेट द यूनिटलेस मेजर हम को रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल जो को वेरियंस की वैल्यू है उसको हम जो वेरियंस है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेशो की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 से 1 के दरमियान लाई करेगी, और ये यूनिट डिपेंडेंट नहीं हो रही क्योंकि ये रेशो के अंदर वैल्यू देगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं, और हमारे पास ये सेम वही टेबल है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया एग्जांपल का। तो हम पहले इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेते हैं और वेरिएंस निकाल लेते हैं एक्स के लिए, देन हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और वेरिएंस जो है सिंपल जो हमने प्रीवियसली फार्मूला से डिस्कस किया था उसके थ्रू हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो है किस तरह से आएगी, हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। देन प्लस 3 इंटू 40 0.20 प्लस 4 इंटू 40 प्लस 0.0। सेम प्रोसीजर हम 50 के साथ इन तीनों का करेंगे, देन हम 60 के साथ करेंगे। तो जब सम करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स वाई एफ एक्स कोमा वाई की जो वैल्यू आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू की 140 जो है वो आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला ऑलरेडी हमने प्रोबेबिलिटी जो हमने निकाला था, हर एक प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना उसकी एक्स वैल्यू के साथ और सम करें तो हमारे पास उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मीन है वो आ जाएगा, और वेरियंस का फार्मूला भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे को वेरियंस मतलब जो है वो निकाल लेते हैं इनकी रेशो, तो ये हमारे पास को वेरियंस आ गई,
और यहाँ पे इसको वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई निकालें तो ये मेरे पास वैल्यू जो है आ रही 0.415। तो ये जो मेरे पास को रिलेशन है वो यहाँ पे रो के साथ हमने उसको इंडिकेट किया हुआ है, और ये मेरे पास को वेरियंस की वैल्यू है। तो आप को वेरियंस निकाल लें या फिर आप को रिलेशन जब निकाल लें, दोनों ही आपकी एक्सेप्टेबल हैं, जो आपके डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को बताएंगे। बट द थिंग इज, जो आपकी को वेरियंस है वो आपकी यूनिट डिपेंडेंट है, और को रिलेशन जो है वो यूनिट डिपेंडेंट नहीं है। So if the independent random variable like x and y are independent random variable, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा that mean fx dot fy for all x and y, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया, जो सेम हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेम हमने वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया है। सो इंडिपेंडेंस को हम सिमुलेशन के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं जी, लाइक जो मेरी इनपुट्स हैं, लाइक अज्यूम द सेपरेट इनपुट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, लाइक माइट भी कि मेरा एक एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही है और उसका सर्विस टाइम है, तो जो सेकंड एंटिटी सिस्टम में एंटर हो रही है, क्या उसका और पहली एंट्री की वजह से सर्विस टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ तो रिलेशनशिप नहीं है, वो इंडिपेंडेंट, बट माइट भी पॉसिबल कि जो एंटिटी सिस्टम में जल्दी आ रही है तो उसकी सर्विस जो है लेट्स से 2 मिनट्स में हो रही है। अब जो सेकंड एंट्री थोड़ा लेट आएगी तो उसको अगर क्यू में कम वेट करना पड़ सकता है, डिपेंड कर रहा होता है, या फिर एक एंटिटी टाइप दूसरी एंटिटी टाइप के साथ उसकी सर्विस के ऊपर अफेक्ट करती है या नहीं। तो उसी तरह से हमारी आउटपुट स्टैटिस्टिक्स भी है, तो उसकी जो वैलिडेशन जो है उसके लिए हम ये इंडिपेंडेंस जो है हमारे रैंडम वेरिएबल की चेक करें थे, हमारी एक एंट्री दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। और चेक करने के लिए हम को रिलेशन और को वेरियंस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। So here are some specific parametric families of continuous distribution जो कि later on हम डिटेल से कवर करेंगे, बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर फोकस करूँगा, लाइक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसको देखेंगे, और देन जो उसकी फैमिलीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अंदर लाइक करते हैं, लाइक ट्राई स्टेट या स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है वो यहाँ पे मेरे पास शो है, जिसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है वो कुछ इस तरह से होती है। और ये मेरी सी डी एफ जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास दो ही पैरामीटर होते हैं, मीन एंड वेरियंस, जो कि मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये सिग्मा जो है वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है, और म्यू जो है वो मेरा मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें तो मेरी जो मीन और वेरिएंस की वैल्यू होगी वो 0 और 1 होगी, लाइक जो मीन होगा वो मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 और वेरिएंस की जो वैल्यू है वो 1 होगी। और सी डी एफ जो है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस तरह से होगा, और ये क्लोज फॉर्म नहीं होगा, कैन नॉट बी रिटर्न इन द क्लोज फॉर्म, क्योंकि ये जो टेल है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये इन्फिनिटी तक जाती है, ये टच नहीं करती इसको। सो सपोज दैट कि मेरे पास जो x रैंडम वेरिएबल है और वी आर ट्राइंग टू मॉडल दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, लाइक y1 एक रैंडम वेरिएबल हमने 5 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से आ रही है। एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइक वो इस तरह से, अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अप टू एन। हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है जी, वो ये कह रहा है कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं इन सब को जब आप सम करेंगे तो ये जो आपके पास एक वेरिएबल बन रहा है एक्स रैंडम वेरिएबल, वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा अप्रोक्सीमेटली। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके इन सब सैंपल साइज की वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। So जो random variable y's and needs not be identically distributed or dependent, like IID, independent identically distributed. So the moral of the story is if the x is the sum of the large number of other random quantities, then x can be approximately modeled as the normal random variable. सो एक एक्सरसाइज है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कि आप पिक करें कोई सा भी एक रैंडम वेरिएबल x1 और उसको आप सिमुलेट करें और उसका हिस्टोग्राम बनाएं। नाउ सपोज x1 एंड x2 आर IID लाइक आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैं दोनों x1 और x2,
from your favorite distribution. Again made a histogram of h1 plus h2 and then repeat to h3 and repeat this step up to hn, reasonably large sample size of n. Then you can catch that the जो distribution आपकी होगी वो normal distribution को represent करेगी standard लिमिट थ्योरम के थ्रू। तो इसकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई हैं कि आपकी किस तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टर्म, और जो आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल्स की, और उसको आप किस तरह से डोनेट कर सकते हैं और किस तरह से आप उनकी समीशन जो है ईच रैंडम वेरिएबल की मीन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये सैम्पल्स हैं वो सब IIDs होंगे और एच बार जो मीन और वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट होंगे और उसको आप किस तरह से डोनेट करते हैं। देन यहाँ पे एरिया जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ, लाइक ये मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेरा जो एरिया होगा लाइक दिस, जो फर्स्ट एरिया होगा वो 68% है। देन सेकंड जो मेरे पास लेट से 0 1 2 3, तो ये जो सेकंड लिमिट के दरमियान एरिया वो 95% है। जो थर्ड है वो 99.7%। जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी इसमें लाई करेगी। फर्दर इनकी डिटेल जो है हम फ्यूचर लेसन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो सेकंड जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द ट्राई स्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मली वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज हैं उन सबको हम यहाँ पे स्टेयर लेंगे अप टू जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं के तक। के जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लाइक जो टेल है इस डिस्ट्रीब्यूशन की उसको हम के के साथ डोनेट कर रहे हैं ट्राई स्टेयर की। और ये इसका एक डेंसिटी फंक्शन है, एक डिफिकल्ट सा, बहरहाल दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। सो हम जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ दिस कि आप जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ हैं उनको स्केल लेंगे और देन सम करेंगे तो हमारी जो वाई आर है वैल्यू वो आपकी इस ट्राई स्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट की जा रही है और इसलिए ये मीन और वेरिएंस की वैल्यू को यहाँ पे शो किया गया है, जो कि अल्टीमेटली आपकी वेरिएंस की टेस्ट करने के लिए हम ट्राई स्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगेन कुछ बेसिक समरी रिमार्क्स जो है ट्राई स्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन के, लाइक जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो IID डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो जी एन जो उनकी एवरेज वैल्यूज़ हैं वो आप किस तरह से ले सकते हैं और उसकी वेरिएंस आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पॉइंट्स जो है यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देन जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मीन वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो सेम होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो यहाँ पे टेल इसकी है यहाँ पे ये थिन हो रही और जो थिक हो रही फॉर द केस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये टर्म टी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्लैटन हो रही और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है पीड हो रही इसमें। तो ये हमारे पास इसकी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और यू जो है हमारा इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है जो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मीन और वेरिएंस की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, और बेसिकली जो भी डाटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी हम ट्राइस या टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली है। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस के थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अदर फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लाइक ट्राई स्टेयर या टी स्टेयर जो अल्टीमेटली अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ की जा रही है। ट्राई स्टेयर जो है आपका वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन वैल्यूज़ हैं आपकी उनको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्विक समरी है उन सब डिस्ट्रीब्यूशंस की जो हमने अभी सो फार डिस्कस की है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। गोल क्या है कि जो हमारा पैरामीटर है जो पॉइंट एस्टिमेटर है उसको हमने अपने पैरामीटर जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है मैयर करना है। लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पॉपुलेशन से हमने लेट्स से कि ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें से हमने ये एक सैंपल जो है वो स्टडी किया और इसकी मीन वैल्यू जो है वो ये है। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या इस पॉपुलेशन के लिए, तो इसके लिए हम एक एस्टिमेटर जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर आगे हमने स्टडी करना है फर्दर के पॉइंट एस्टिमेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स हैं जो कि हम लेटर ऑन कवर करेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू जो है वो आपको दे रहा हूँ। तो पॉइंट एस्टिमेटर
जो है आपका एक सिंगल वैल्यू के साथ जो है हम अपनी इस एस्टिमेशन को अपनी पॉपुलेशन के ऊपर रिलाई करवा रहे हैं। तो ये एक बेहतर मेथड जो है वो नहीं है कि एक वैल्यू को आप अपनी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करें। तो सेकंड चीज़ के आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, जो कि थोड़ा बेहतर है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन के अंदर एक इंटरवल जो है, एक रेंज जो है उसके थ्रू स्पेसिफाई कर देते हैं। लाइक अगर मेरे पास H1 से HN तक रैंडम वेरिएबल्स अवेलेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और वो IID डिस्ट्रीब्यूटेड और मीन और वेरियंस जो है हमारे पास अननोन है, तो हम कंप्यूट करेंगे सैम्पल मीन और सैम्पल वेरियंस। तो ये मेरी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं और ये मेरे सैंपल के पैरामीटर हैं जो हमने यहाँ से सैंपल लिया है इस पॉपुलेशन में से। तो उसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हमारी वैल्यू जो है वो गिवन होगी। और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द अल्फा। लाइक आप अल्फा किस पॉइंट पे ले रहे हैं, आपने अल्फा 99% है मीन, जो आप कॉन्फिडेंस है 99% की आपकी वैल्यू जो है उस पॉपुलेशन के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं, और 1% जो है उसमें एरर जो है वो अटर होगा। अगर आप 95% ले रहे हैं या 0.9% ले रहे हैं, इट मीन्स कि आप 95% श्योर है कि वो वैल्यू को आप पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, और 5% जो है उसके अंदर एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट है। तो अगर मेरा डाटा इसमें लाई कर रहा है तो वो एक्सेप्टेड है, और वो इससे बाहर लाई कर रहा है तो इट मीन्स कि मेरा टेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक टी वैल्यू टी टेबल के थ्रू इस इंटरवल को कैलकुलेट कर लेते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को, जो कि ये मीन वैल्यू और ये आपकी हाफ विड्थ, यू कैन से कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और एन जो हमारे पास सैंपल साइज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टी वैल्यू जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, जो हम टेबल से उसको कैलकुलेट करते हैं। So it's a simple procedure for to construct the confidence interval for mean or normal, for mean of normal distribution, like collect the n sample that is greater than is equal to 2 IID samples होने चाहिए। ये मेरे पास samples आ रही है, हमने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। हम उसका मीन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और सिंपल हम इजेट जो हमारे पास फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का उसके अंदर सब्सिट्यूट करते हुए हम टी स्टैटिस्टिक्स या टी पॉइंट जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट कर लेंगे, और देन हम उसको अपने टेबल में से जो टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है और जो टी क्रिटिकल है उसको मैयर करते हुए देखेंगे। अगर मेरी वैल्यू इस रीजन में लाई करेंगी तो मेरा सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर इस रीजन में लाई कर रही है वैल्यू तो इट मीन मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो एक्सेप्टेड है मीन। और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं लाइक 95% जो है आप श्योर है कि जो डाटा सेट इसमें लाइट आ रहा है, जो ट्रू मीन की वैल्यू है वो उस सैंपल के इंटरवल में लाइट आ रही है। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑन एवरेज जो प्रोसेसिंग का या सर्विस टाइम है वो 20 मिनट्स है। अब मैं ये मेरा जो है ऑन एवरेज की बात कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सेटिंग कस्टमर सिस्टम में एंटर होगा उसका टाइम भी 20 मिनट्स ही होगा। ऑन एवरेज की हमने बात की है। तो अगर हम प्रिडिक्ट करें तो जो सेटिंग कस्टमर सिस्टम में आ रहा है तो उसके लिए हम प्रिडिक्शन इंटरवल जो है वो यूज़ करते हैं। और टॉलरेंस इंटरवल क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिव वैल्यूज आपकी इस रेंज में लाई कर रही है वो हमारा उस टॉलरेंस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारी टोटल रेंज है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें लाई करेंगे 5% जो 2.5 साइड पे लाई कर रही है। ओके, तो एक अदर जो मेथड है हमारा टेस्टिंग का, या तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू कर लेते हैं या फिर आप हाइपोथेसिस जो है उसके थ्रू आप टेस्ट कर लेते हैं। लाइक जो मेरी ये मीन और वेरिएंस के हमने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की हैं, तो लाइक हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मीन ट्रू है इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है या नहीं। तो हम इसको स्टैटिस्टिकली भी इस आंसर कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे टी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसको आंसर किया। तो हम क्या करेंगे, हम अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करेंगे, और देन हम क्या करेंगे, हम अपने जो सैंपल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंसीडर किया यहाँ पे। जो मेरी रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरियंस ऑफ IID with unknown mean and the unknown variance. So we are फर्स्ट जो हमने स्टेप करना है, हमने हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करनी है। लाइक H0 रिप्रेजेंटिंग द मीन जो है इज इक्वल टू म्यू जो है मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर वो मेरा इट्स म्यू नोट के बराबर है, और जो मीन है उसके वो बराबर नहीं। लाइक पॉपुलेशन को हम जो स्टेटिस्टिक जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमने फाइंड किया उसके साथ देख रहे हैं वो बराबर है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस टेस्ट बना दिए,
और देन हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है वो डेवलप करेंगे। तो हम यहाँ पे अगेन टी स्टैटिस्टिक्स जो हमने प्रीवियसली टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के थ्रू लाइट उसको किया था, अब हम यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक्स जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू टी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। तो अगर मेरी इस टी की वैल्यू ग्रेटर देन है इस रीजन से और या इस रीजन से, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर वो वैल्यू इस रीजन से कम है, लाइक इस रीजन में लाइट आ रही है, तो हमारा जो टेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और प्रीवियस केस के अंदर हमने क्या किया था, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो डिफाइन किया था, जिसके अंदर हमारी एक रेंज आ रही थी मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो सिंपल हमने मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करके टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से इंटरवल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी प्रीवियस, जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू अपनी डाटा की वैल्यू को मेजर किया, टेस्ट किया। और ये उसकी मीन और ये उसकी हाफ विड्थ यू कैन से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टी टेस्टिस्टिक्स के थ्रू अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू अपने सैंपल को चेक कर रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी तो हमारा टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो है टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन वैल्यूज को, वेरिएंस को, टोटल सैंपल साइज को, म्यू नोट जो है हमारा पॉपुलेशन का मीन हम कह रहे हैं वो 0 है, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और देन एच नोट, सो वी हैव टू रिजेक्ट द एच नोट एज अल्फा जो है वो 0.05, सिंस जो टी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आपकी इससे, सो वी कैन कंक्लूड कि जो एच नोट है वो रिजेक्ट हो गया। इट मीन्स अल्टरनेटिव जो आपका एक्सेप्ट हो गया, एच नोट चूंकि रिजेक्ट हो गया, मीन लाइक जो मीन वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम हम इसी प्रोसीजर को पी वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं कंडक्ट इस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। इसमें हम क्या करते हैं जी, अब लास्ट में हम पी वैल्यू के थ्रू अपने सैंपल साइज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे थे। अब हम पी वैल्यू के थ्रू जो है अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो पी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन पी वैल्यूज के टेबल्स अवेलेबल हैं लिटरेचर में, उसके थ्रू हम इस स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। अगर पी वैल्यू के अंदर भी डाटा सेट की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी तो रिजेक्ट है, इस रीजन में लाइट आ रही है तो हमारा एच नोट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो इफ द पी वैल्यू इज लेस देन द अल्फा, माई 5% अगर हमने इसमें लिया है दैट इज 0.05, तो हमारा एच नोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन है 5% से, इट मीन्स कि हमारा एच नोट जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रहा, लाइक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सेम हमारे पास सेम एग्जांपल है, टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकाली, ये हमारी डाटा की वैल्यू आ रही है, इस डाटा की वैल्यू को हम पी टेबल में से चेक करेंगे और उसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू जो ये आ गई, और जो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे एच नोट टू एच द अल्फा वैल्यू 0.05, सिंस पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। तो ये जो पी वैल्यू आ रही है हमारी टेबल से लेस देन है 0.05 के, so we simply reject the H naught at the alpha level. तो P value जो है हमारी वो less than है. So these are some references for further study. Thank you.